नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि भारतीय इतिहास के अंदर, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के मध्यकालीन भारत होते हुए मॉडर्न भारत के इतिहास की शुरुआत तक के जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्था में चेंजिंग हुए हैं, उसके बारे में आज का हमारा चर्चा रहेगा। हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया, वर्ण संकर क्या होता है, वर्ण संकर जातियां क्या होती है, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, और महिलाओं की स्थिति हमारे प्राचीन भारत से ही किस तरीके के रहे हैं और आधुनिक भारत में आकर के कैसे चेंजिंग हुए हैं, इनका भी एक थोड़ा सा झलक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने देखिए भारतीय इतिहास को एक नज़र में, यानी प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक नज़र में देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने राजनीतिक मुद्दे को समझा, आर्थिक मुद्दे को समझा, आर्थिक संरचना को समझा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो सामाजिक व्यवस्था को समझने का है। हम सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग सांस्कृतिक संरचना को समझेंगे, जिससे हमारा एक बेसिक अवधारणा तैयार हो जाएगा बाकी के पिछला जो इतिहास है उसको लेकर के, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करें। देखिए, सबसे पहली चीज यदि हम आपको ये बता दें कि आज का हमारा बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना कहां से कहां तक, यानी प्राचीन भारत से लेकर के, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के, प्राचीन से लेकर मध्यकालीन होते हुए मध्यकालीन भारत के इतिहास होते हुए हम लोग कहां तक आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री तक, मॉडर्न तक आने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग समाज के व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज यदि हम आपको ये बता दें कि सामाजिक विभाजन दुनिया के सभी समाजों में एक मतलब सार्वभौमिक रूप से देखने को मिलता है। यदि हम ये कहें आपको कि हम यदि प्राचीन काल से ही देखने का स्टार्टिंग करते हैं तो हमको ये नजर आता है कि महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर की थी, महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी एक दो कारण समझ में तो आता है। वैसे देखिए, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं कोई भी चेंजिंग का, ठीक है। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है, किसी भी समाज का विभाजन होने के लिए ज़्यादातर मायने क्या रखता है? आप दुनिया में देखेंगे तो कोई भी सामाजिक विभाजन हुआ है तो वो दो कारकों पर निर्भर किया है। एक नस्लीय आधार पर, नस्ल के आधार पर, जिसको अंग्रेजी में रेस कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है नृजातीय आधार पर, नृजातीय आधार पर, यानी कि ट्राइबल लोग हो सकते हैं या नॉन ट्राइबल लोग हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग हो सकते हैं या नॉन ट्राइबल लोग हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहां पर दो वर्ड आ रहा है, एक नस्ल और दूसरा नृजातीय। हम अभी फिर से बताते हैं आपको कि किसी भी दुनिया में, मतलब आप दुनिया में किसी भी समाज को यदि आप देखेंगे कि उसका विभाजन किस आधार पर हुआ है तो आपको बेसिक चीज यही नजर आता है कि या तो वो नस्ल के आधार पर हुआ होगा विभाजन या नृजातीय आधार पर। लेकिन भारत का जो सामाजिक विभाजन हुआ है वो अनोखा लक्षण है, इसका विभाजन का अनोखा है। अब ये क्या है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि नस्ल क्या होता है, नृजातीय क्या होता है। देखिए, नस्ल का बेसिक मतलब ये होता है, देखिए आप कई बार जैसे देखिए, नस्ल का बेसिक मतलब होता है कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वालिटी अलग होता है, जिनका गुण अलग होते हैं, बोलने का तरीका अलग होता है, उनका नेचर अलग है, जो शारीरिक बनावट है वो अलग होता है, उनके डीएनए में चेंजिंग होता है। तो वो एक समूह में होते हैं। जैसे एक समूह में होते हैं, जैसे मान लेते हैं इतने सारे लोग हैं जो एक नस्ल के हैं, ठीक है, और ये पूरा समाज है, ठीक है, ये पूरा क्या है, समाज है। और इस समाज में इस वाले इलाके में कुछ लोग रहते हैं, उन कुछ लोगों के अंदर कई सारे चेंजिंग हमको देखने को मिलते हैं बाकी के अन्य लोगों के तहत। यदि बाकी के जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर, बाकी के जो भी लोग हैं, इन सब से इन लोगों का जो क्वालिटी होगा वो अलग होगा, जो मतलब आधार होगा, इन लोगों का जो नेचर होगा, शारीरिक ढांचा होगा, वो सब अलग होता है इन लोगों का। किससे? बाकी के अलग जो समाज के लोग होते हैं उनसे। इसलिए इनको बोलते हैं ये नस्लीय अलग होते हैं। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आप कई बार सुने भी होंगे कि गाय है, गाय या भैंस जिसको कहते हैं, तो गाय भैंस का देखिएगा नस्ल अलग अलग नस्ल का गाय होता है, अलग अलग नस्ल का भैंस होता है। कई गाय ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़्यादा दूध देने के लिए पहचाने जाते हैं, कई गाय ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूध नहीं देते हैं, बस देसी गाय होते हैं, हल्का फुल्का दूध देते हैं, इस तरीके के होते हैं। और कई भैंस ऐसे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नस्ल कहने का मतलब उनका क्वालिटी अलग होता है, उनका बाकी के जो सामाजिक लोग हैं उनसे वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वो नस्ल के आधार पर अलग होते हैं। तो सामाजिक विभाजन ऐसे किया गया, नस्ल के आधार पर उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि आप लोग एक समूह में रहते हैं, आपका धार्मिक विचार, सोचने का क्षमता, सामाजिक ढांचा सब आपका अलग है, आपका क्वालिटी अलग है, आपका डीएनए अलग है, तो आप अलग हैं हमारे समाज से। एक तो सामाजिक विभाजन इस तरीके से हो रहा है। दूसरा, नृजातीय में आप ये कह सकते हैं कि इसमें ट्राइबल लोगों की बात होता है, जनजातीय लोगों की बात हो, जो आदिवासी लोग होते हैं उनमें भी अलग होता है। आप देखिएगा कि उनमें भी वही भाव होता है, वो भी आदिवासी लोग भी हम लोगों से अलग होते हैं, उनका धार्मिक प्रथाएं अलग होती हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, जो भी सामाजिक ढांचा है उनका अलग होता है हम लोगों से, तो वो नृजातीय होते हैं। अब देखिए, अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि आप बता रहे नस्ल के आधार पर भी अलग है, नस्ल भी अलग है, तो वो अलग है, और दोनों का क्वालिटी आप बता रहे हैं कि दोनों का गुण अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग है। तो नृजातीय और नस्ल क्यों, दो वर्ड क्यों लिया गया? सिंपल सा मतलब है कि इसमें भाव का अंतर होता है। नृजातीय में जो लोग होते हैं, जो लोग अलग होते हैं बाकी के सामाजिक लोगों से, जो अलग होते हैं लोग नृजातीय में, जो ट्राइबल होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, तो उनका ये भाव होता है, वो खुद ये महसूस करते, खुद ये मानते हैं कि हम बाकी के जो समाज के लोग हैं उनसे हम कमजोर हैं, उनसे हम मतलब हाशिया अवस्था में खुद को देखते हैं, यानी उनसे निम्न स्तर का मानते हैं, खुद मानते हैं, तो वो नृजातीय में आ जाते हैं। क्लियर? लेकिन नस्लीय में वो खुद नहीं मानते कि हम निम्न जाति के हैं। हो सकते हैं कि वो उच्च जाति के भी कुछ समूह के हो सकता है उनका जो डीएनए वो हाई प्रोफाइल का हो सकता है ना, लेकिन उनका समूह छोटा होता है, वो अलग होते हैं। तो इस तरीके का भेद होता है। और समाज में, किसी भी समाज में, दुनिया का लगभग समाज में आप देखिएगा कि जो सामाजिक विभाजन होता है, जो बंटवारा होता है समाज का, उसमें आप देखिएगा कि ज़्यादातर नस्ल के आधार पर और नृजातीय के आधार पर चेंजिंग होता है, विभाजन देखने को मिलता है, परिवर्तन ऐसे होते हैं। लेकिन भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो विभाजन होता है वो भारत का, यदि आप प्राचीन काल से ही उठा करके देखिए तो भारत के अंदर जो विभाजन समाज का नजर आता है वो वर्ण के आधार पर नजर आता है, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर नजर आता है। ठीक है, तो भारत के अंदर आप देख सकते हो वर्ण और जाति के आधार पर नजर आ रहा है। यहां वर्ण जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग, कलर से मतलब है। यहां शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? रंग।
कलर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कलर से मतलब है। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आप यहां भी देख सकते हैं, लगभग अभी से बताते हैं, लगभग प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में जो वैदिक काल होते हैं, वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल कब से माना जाता है? देखिए हमने बताया था, देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज और बताते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल लगभग 1500 BC से लेकर 600 BC तक हम मान सकते हैं, ठीक है, ये वैदिक काल होता है। दूसरा जो 600 BC के बाद से स्टार्ट होता है, 600 BC से लेकर 400 BC तक, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। देखिए BC क्या होता है, AD क्या होता है, हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, फिर से उस पर नहीं आना है। अब देखिए ये होता है बुद्ध काल, इसको कहते हैं बुद्ध काल, या महाजनपद काल भी इसको कहते हैं, महाजनपद काल, ठीक है। तो बुद्ध काल बोलो या महाजनपद काल बोलो, ये 600 BC से लेकर 400 BC तक होता है, और वैदिक काल 1500 BC से लेकर 600 BC तक। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको हम एक चीज बता रहे थे कि वर्ण व्यवस्था जनरली, देखिए वर्ण जो था उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रंग से मतलब था, लेकिन वो रंग से आधारित तो था, लेकिन वैदिक काल आते आते क्या हो गया कि वो वर्ण में डिवाइडेड करने लगा, यानी समाज का विभाजन करने लगा वर्ण के आधार पर। ये वर्ण रंग से पेशा के आधारित, पेशा पर आधार हो गया इसका, यानी पेशे पर जो है, देखिए पेशा क्या होता है? पेशा, पेशे पर आधारित हो गया। कौन? वर्ण। रंग से हट गया, जो कलर था पहले, वर्ण का मतलब क्या है? कलर, रंग से था, लेकिन वो रंग से हट करके कहां पर आ गया? पेशा पर आधारित हो गया। अब इस तरीके से पेशा का मतलब होता है कार्य, मतलब कौन सा कार्य हम करते हैं, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम जो पेशा हमारा है वो है शिक्षण, यानी शिक्षा देना, इस तरीके से। और कोई भी आदमी यदि मान लेते हैं कि लोहा वाला काम कर रहे हैं तो उसका पेशा क्या है? लोहा से रिलेटेड है। कोई आदमी व्यापार कर रहा है किसी चीज का तो वो व्यापार से रिलेटेड उसका पेशा है। कोई आदमी राजनीतिक मुद्दा में विचार कर रहा है तो उसका राजनीतिक का पेशा है। तो पेशा के आधार पर कोई पूजा पाठ करवा रहा है तो उसका पेशा अलग होगा, वो पूजा पाठ करवाने वाला पेशा हो गया। तो सबका पेशा के आधार पर वर्ण को डिवाइड किया गया। कब? वैदिक काल के अंदर। कब? वैदिक काल के अंदर। वैदिक काल के अंदर क्या हुआ कि पेशा के आधारित वर्ण को डिवाइड किया गया, पेशा पर, पेशा को आधार बना करके। तो वर्ण इस समय 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक वो जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित को अलग वर्ण में डिवाइड किया गया। एक पुरोहित वर्ण, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? जो पूजा पाठ करवाते हो, अनुष्ठान करते हो, जो विद्वानों के जैसा मतलब बात करते हो, विद्वान बनते हो, शिक्षण का काम करते हो, ठीक है। तो ये पुरोहित के अंदर आते थे। दूसरा राजन्य लोग, राजन्य लोग आते थे, यानी वो लोग जो राजा के आसपास के इर्द गिर्द के लोग रहते थे, उन लोगों की बात है। जैसे कि इनका काम क्या होता था? जैसे इनका काम होता था प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को देखना, साम्राज्य का विस्तार करना, बाकी के जो लोग हैं हमारे साम्राज्य के अंदर उनका रक्षा करना, ये सब जो स्थिति था ये राजन्य लोगों का था। तो वर्ण को शुरुआती दौर में वैदिक काल में 3 चरण में डिवाइड किया गया। तो एक तो राजन्य लोग हो गया, दूसरा पुरोहित। तो बाकी के जो लोग हुए वो क्या थे? तो वो शेष लोगों के अंदर आते थे, उनको कहा जाता था कि ये शेष लोग बच गए हैं, ठीक है, शेष लोग। यानी 3 वर्ण में डिवाइड किया गया था वैदिक काल के अंदर, ठीक है। यानी वर्ण के हिसाब से समाज का विभाजन हुआ।
क्लियर है ये बात? फिर आगे चल करके यही वर्ण व्यवस्था और आगे गया तो ये वर्ण व्यवस्था थोड़ा और विस्तार कर गया, और विस्तार करने के साथ ये वर्ण 3 न होकर के फिर चतुर्वर्ण हो गया। ये वर्ण 3 न होकर के चतुर्वर्ण का संज्ञा इसको दिया गया। चतुर्वर्ण कहने का मतलब 4 वर्णों वाली व्यवस्था, यानी 4 वर्ण बन गया। वर्ण का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया आगे चल करके, ठीक है। यानी इसमें कौन कौन से आते थे? इसमें उसी को जो है अलग तरीके से लिखा गया। एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, और फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, अब वही वर्ण व्यवस्था जो चेंजिंग हुआ था, जो वर्ण का विभाजन था वर्ण के आधार पर, तो उस समाज में आगे चल करके वो 3 जो वर्ण था वो 3 न होकर के चतुर्वर्ण हो गया, 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। और इस तरीके से बना एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और फिर शूद्र। अब इनका काम को यदि हम समझे तो ब्राह्मण का काम वही था जो पुरोहित का काम होता था। ब्राह्मण का काम क्या था कि शिक्षण व्यवस्था का काम देखना है, ठीक है, शिक्षा देना है, खुद भी शिक्षा लेना है, फिर जो है ये क्या उसको कहते हैं, पूजा अनुष्ठान करना है। कई सारी ऐसी चीजें थी जो पूजा पाठ से रिलेटेड था, वो सारे काम किसको करना था? ब्राह्मण को करना था। दूसरा, क्षत्रिय को जो भी शासक बनना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, प्रशासन व्यवस्था देखना है, राजा बनना है, ये सारा चीज क्षत्रिय के अंदर आ जाते। क्षत्रिय उन लोगों को कहा जाता। वैश्य के अंदर वो लोग होते थे जो व्यापार करते थे, जो ट्रेड करते थे, और कृषि में जो संलग्न थे, कृषि कार्य करते थे, खेती करते थे, ताकि इन सब लोगों को, अब ये लोग देखिए कितना मतलब संगठित रूप से जो है व्यवस्था बनाया गया था। अभी आपको हम समझाते हैं, पहले इसको समझते हैं। शूद्र क्या होता था? शूद्र होता था जो सेवा करता था, इन लोगों का सेवा कर रहा है, वो पशुपालन करता था, सेवा कर रहा है, पशु को पाल रहा है, वहां से जो दूध घी जो भी चीजें निकल रही है या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां से, वो सब में बांटता था और इन लोगों का सेवा करता था, और ये लोग भी उसका सुरक्षा करते थे। अब देखिए कैसे व्यवस्था बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा साम्राज्य है, ये पूरा हमारा साम्राज्य है, तो इसमें ब्राह्मण लोग होंगे जो इस पूरे साम्राज्य की जो है पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह से, जो भी मतलब देवी देवताओं के माध्यम से इस राज्य को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। और यहाँ पर व्यवस्था वेदों के द्वारा, मतलब वेद में जो भी चीजें लिखा है उस हिसाब से काम करते हैं ब्राह्मण लोग, यानी। और दूसरा, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, शिक्षा ग्रोथ करने का काम करेंगे, तो ये ब्राह्मण का काम हो गया। दूसरा, क्षत्रिय लोग क्या करेंगे कि इस साम्राज्य के अंदर कोई दूसरा हमला न कर दे, कोई दूसरा साम्राज्य हमला न कर दे, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो हम उसको मतलब शासकीय प्रशासनिक व्यवस्था से हम उसको सही कर दें। तो ये तरीका था। ये सुरक्षा का काम करते थे, ये शिक्षा का काम कर रहे, और ये क्या करते थे, यहाँ पर खेती वगैरह करते थे ताकि बाकी जो लोग हैं सबको भोजन अच्छी तरीके से मिल पाए। और वो क्या करते थे शूद्र लोग कि सबका सेवा भी तो करना है, सर्विस भी तो देना है। प्रोडक्शन 2 चीज का, एक गुड्स और दूसरा सर्विस। तो सर्विस का प्रोडक्शन शूद्र कर रहे हैं, दूसरा सर्विस का प्रोडक्शन ये भी तो कर रहे हैं, ये सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो सर्विस ही तो दे रहे हैं ना, सेवा ही तो दे रहे हैं ना। तो क्षत्रिय सेवा दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी सेवा ही दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और वैश्य लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का। तो ये 2 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था और ये पूरा व्यवस्था इस तरीके से चल रहा था। यहां पर कोई दिक्कत नहीं था, सबको सही चल रहा था। अब आप कहिएगा कि शूद्र लोगों को तो दिक्कत हो रहा था, ऐसा नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। आपको यदि पशुपालन नहीं करना है आप मत कीजिए, आप व्यापारी वाला काम कीजिए, आप खेती कीजिए, कृषक बनिए। तो जैसे ही आप कृषक बनिएगा तो आपका जो वर्ण है वो शूद्र न होकर के वैश्य में हो जाएगा, आप बदल जाइएगा। यदि आप शूद्र हैं,
ठीक है, अभी आप शूद्र हैं, आप सबको सेवा कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में, किसी का बाल काट दिए, ठीक है, दाढ़ी बना दिए, तो वो भी एक सेवा हो गया ना। तो किसी भी तरीके का यदि आप सेवा दे रहे हैं तो उस सेवा से आप वंचित हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप सेवा ना करके आप एक काम कीजिए, आप सुरक्षा का काम कीजिए, सैनिक बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप क्षत्रिय में शामिल हो जाइएगा। तो इस समय जो है, इस समय सामाजिक गतिशीलता हमको देखने को मिलता है। इस समय क्या देखने को मिलता है? सामाजिक गतिशीलता। ये सामाजिक गतिशीलता इसको कहते हैं, ये एक वर्ड है सामाजिक गतिशीलता। इसी को कहते हैं कि कोई भी वर्ण का आदमी किसी भी वर्ण में बदल सकता हो, परिवर्तन कर सकता हो अपना वर्ण को। हम शुरू से ही बता रहे हैं कि ये वर्ण आधारित जो सामाजिक विभाजन होता है ये पेशा पर आधारित था। ये किस पर आधारित था? पेशा पर आधारित था। अब किस तरीके के काम करते हैं उस पर आधारित था। तो एक तरीके से ये वर्ण व्यवस्था सही था, आप कह सकते हैं ये वर्ण व्यवस्था सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था किसी को। महिलाओं को भी दिक्कत नहीं था, यहाँ भी महिलाओं को काम के आधार पर उनको बांट दिया जाता था। आप यदि महिला भी हैं, यदि व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य के अंदर आ जाएंगे, यदि आप महिला हैं, आप क्षत्रिय का काम कर रहे हैं तो क्षत्रिय में आ जाएंगे, यदि पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं ब्राह्मण में आ जाइए आप। इस तरीके का काम चल रहा था, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं था। वैसे आप यदि ये समझना चाहें कि किसी भी समाज में, ठीक है, किसी भी समाज में आप देखिएगा कि शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही आप देखिएगा कि पुत्र और पुत्री को यदि देखा जाए, यानी पुत्र और पुत्री के हिसाब से देखा जाए तो पुत्र का महत्व ज्यादा दिया जाता था। पुत्र का महत्व ज्यादा दिया जाता था। ये देखिए वैदिक काल के बाद से ऐसा हुआ है, क्योंकि वैदिक काल तक तो लोग लगभग सही चल रहे थे। कोई बड़ा मतलब वो साम्राज्य वगैरह मतलब विस्तार करना है, क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं था। बस जहां पर है, जिस एरिया में है, वहां पर बस सुरक्षित रूप से रहें और ग्रोथ करते रहे, सब लोग मिल के रहें, इस तरीके का भाव था। लेकिन जैसे वैदिक काल से बाहर जाते हैं, बुद्ध काल के टाइम में आते हैं हम लोग, ठीक है, महाजनपद काल के अंदर आते हैं, तब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चेंजिंग होते हुए हमको दिखता है। ये वर्ण व्यवस्था जो है ये और कठोर हो जाता है इसका नियम। जो भी वर्ण व्यवस्था में जो अब कौन, ये व्यवस्था को कौन बना रहा है? शिक्षा वाला काम कौन रहा है? ब्राह्मण कर रहा है, ठीक है। देखिए बेसिक चीज है, यदि किसी देश को ग्रोथ करना है, किसी भी देश को यदि ग्रोथ करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को आप ग्रोथ कर दीजिए। आप वहाँ के जो शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षण सिस्टम है, उसको ग्रोथ कर दीजिए, सारा देश ग्रोथ हो जाएगा। यदि किसी देश को मतलब मिटाना है, खत्म करना है, उसको बर्बाद कर देना है, तो कुछ नहीं करना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो, गलत शिक्षा व्यवस्था लागू करो, किसी भी तरीके से कुछ भी करो, शिक्षा को खत्म करो। इस तरीके का यदि भाव आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि वो, देखिए इसीलिए वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया। आप समझ सकते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो था वो जाति में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या किए कि वर्ण व्यवस्था का जो भी मतलब जो भी सिस्टम था, जो भी नियम था, उसको कठोर बना दिए। और कठोर बनाने के साथ साथ क्या किए कि उस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण बता दिए। सूत्र साहित्य के तहत इसका काम किए। एक वर्ड आपको हम बताते हैं, सूत्र साहित्य इसको कहते हैं। सूत्र साहित्य, देखिए सूत्र साहित्य कहने का मतलब होता है एक फॉर्मूला है, एक साहित्य लिखे, मतलब एक जनरली नियम लिखे, ठीक है। ब्राह्मण लोग जो सूत्र के फॉर्मेट है, सूत्र क्या होता है? शॉर्ट फॉर्मेट होता है, किसी भी चीज को समझने का शॉर्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन सटीक लिखा हुआ है, उसको सूत्र साहित्य कहते थे। और उसमें ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया, वहां का नियम, वर्ण व्यवस्था के नियम को कठोर बना दिया। अब सामाजिक गतिशीलता नहीं देखने को मिल रहा है हमको। अब जो शूद्र था वो शूद्र ही बना रह पा रहा है, वो चाह रहा है फिर भी चेंज नहीं हो पा रहा है, अपने आप को क्षत्रिय नहीं बना पा रहा है, अपने आप को व्यापारी नहीं बना पा रहा है, वैश्य नहीं बना पा रहा है। तो सामाजिक कठोरता, ये वर्ण व्यवस्था में कठोर नियम लागू हो गया तो सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो गया।
तो इसी समय से वर्ण जो है वो जन्म आधारित हो गया, यानी जो पिता है कोई भी वर्ण का है, जो फादर यानी पिता की बात कर रहे हैं, फादर यदि किसी भी वर्ण व्यवस्था को, यदि मान लेते हैं वो क्षत्रिय है फादर, तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा, उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा। ये जन्म आधारित बना दिया, और जन्म आधारित बनाने की वजह से क्या होगा, यहीं से जाति व्यवस्था का आधार निर्मित होता है, यहीं से जाति हमको उद्भव होते हुए दिखाई पड़ता है। इस काल से, किस काल से, लगभग 600 BC से लेकर के 400 BC के बीच वाले काल में, मतलब इसके बाद 600 BC के बाद वाले समय से, यानी बुद्ध काल के टाइम से हम कह सकते हैं। तो ऐसा व्यवस्था बना हुआ है। अब आप समझिए, जब इस तरीके से चल रहा है, और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से किसी भी समाज में आप देखिएगा तो पुत्र और पुत्री को लेकर के पुत्र का महत्व ज्यादा दिया जाता है। ऐसा क्यों है, महिलाओं को महत्व ज्यादा क्यों नहीं दिया जाता? कहीं ना कहीं इसका कारण एक तो नजर आता है, युद्ध होगा। इसका कारण कहीं ना कहीं तो युद्ध होगा। पहला कारण तो ये नजर आ रहा है ना, युद्ध। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, युद्ध इसका पहला कारण नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, बायोलॉजिकली रूप से, बायोलॉजी के हिसाब से यदि समझे तो पुरुष का जो ताकत है वो महिलाओं से ज्यादा होता है, बायोलॉजी के हिसाब से। ये ऐसा नेचर है, ठीक है, बायोलॉजी ऐसा कहता है। तो उस हिसाब से युद्ध में भूमिका पुरुषों का ज्यादा होता था और महिलाओं का कम होता था। तो इसलिए पुरुष का वैल्यू ज्यादा दिया जाता और महिलाओं को कम वैल्यू दिया जाता। इसलिए आप देख सकते हैं, किसी भी समाज में आप उठा करके देख लीजिए, पुत्र का महत्व ज्यादा है और पुत्री का महत्व कम है। ठीक है, हालांकि अभी भी हम इस चीजों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये चीजें देखने को मिलता ही होगा। अभी भी पूरा तरीके से जो है समानता नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ऐसा इस तरीके से चल रहा था, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, कब? बुद्ध काल के टाइम के समय में। अब यदि और आगे हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध काल के समय में क्या हुआ कि जो अब देखिए, जाति व्यवस्था में जैसी मतलब तब्दील हुआ, जाति में जातिगत आधारित हो गया, तो जाति को अब ग्रोथ कराना है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो यहां पर चाहे कोई भी इतना प्रबल रूप से ये निखर करके आया, जाति व्यवस्था इतना प्रबल रूप से निखर करके आया कि कोई भी, चाहे वो विदेशी लोग हो या फिर कोई भी लोग हो, यदि बाहर से आ रहे हैं और भारतीय समाज के सामाजिक जीवन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, भारत के सामाजिक जीवन में यदि हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जाति का दर्जा दे दिया जाता था, उनको कहीं ना कहीं किसी जाति से रिलेट कर दिया जाता था कि आप ये जाति के हैं। भले ही वो बाहर से कोई जाति के नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप सामाजिक जीवन में घुसे भारत के, तब आपको जो है किसी न किसी जाति का दर्जा दे दिया गया और आपको जाति व्यवस्था में ही समाहित कर लिया गया। तो जाति व्यवस्था इतना प्रबल हो चुका था। तो इस तरीके से काम हो रहा है। अब यदि और आगे यदि हम आपको बता दें कि जाति व्यवस्था की यदि और हम बात करें, तो ये इतना प्रबल था। हालांकि जाति व्यवस्था के सामने कई सारी चुनौतियां भी थी। आप यदि देखें, चुनौतियों कहने का मतलब यानी जाति व्यवस्था लागू हो अच्छी तरीके से, इसके पीछे कई सारी चुनौतियां थी। आप देख सकते हैं प्राचीन काल में, उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि प्राचीन काल में जैसे कि ये आपको दिखेंगे, बुद्ध और महावीर जैसे सुधारक जो जाति व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उसको दूर करना चाह रहे थे, उसको सुधारना चाह रहे थे। तो बुद्ध और महावीर, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध और महावीर जैसे, गौतम बुद्ध और महावीर जैसे प्राचीन काल में आपको सुधारक देखने को मिलेंगे, जो जाति व्यवस्था के अंदर जो भी बुराइयां थी, जो भी कमियां थी, उसको दूर करना चाह रहे थे। लेकिन
सॉरी, ये तो प्राचीन भारत के अंदर। मध्यकालीन भारत में भी आप देखिएगा तो गुरु नानक जैसे लोग, ठीक है, गुरु नानक देव और कबीर दास जैसे जाति या फिर धर्म के सुधारक यहाँ पर हुए और जाति व्यवस्था के बुराइयों को दूर करना चाहा। तो ये जाति व्यवस्था के सामने चुनौतियां ही तो थी ना, ये लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। अब क्या सही है, क्या जाति व्यवस्था सही है, क्या गलत है, ये अलग चीज है, लेकिन ऐसे सुधारक भी थे। और भी जाति व्यवस्था के सामने देखिए, जाति व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था बन चुका था जिसमें अब ये व्यवस्था होने से क्या होगा, अब जो लोग मान लेते हैं अभी जो ब्राह्मण है तो वो अब फिक्स हो गया कि वो हमेशा ब्राह्मण ही होंगे, उनका जितना भी वंश होगा सब ब्राह्मण होगा। जो लोग शूद्र जाति के हैं वो हमेशा शूद्र ही होंगे, वो चाहे भी तो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो इसी समय से वर्ण संकर जाति का उद्भव होता है, वर्ण संकर जाति। अब ये क्या है, वर्ण संकर जाति क्या है, देखिए वर्ण संकर जाति ये क्या होता है, जैसे देखिए अब पहले तो वर्ण व्यवस्था था, तो कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से, किसी भी वर्ण के स्त्री से, यदि वो चाहे वो वैश्य के स्त्री हो, मान लेते हैं वैश्य स्त्री हो, ब्राह्मण पुरुष हो, तो जो भी हो, या फिर ब्राह्मण स्त्री हो और शूद्र का जो पुरुष हो, तो वो दोनों अपना संबंध बना सकते थे। ऐसा मतलब वर्ण व्यवस्था में था, खुला था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। किसी भी वर्ण का आदमी किसी भी वर्ण के जो औरत है उनसे अपना विवाह कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते थे, ऐसा ठीक था, मतलब नियम ऐसा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो वर्ण को फिक्स कर दिया गया, अब बताया गया कि वर्ण जन्म आधारित हो गया है, तो जाति व्यवस्था को लागू करना है, तो आप समझ सकते हैं इस समय कितना मतलब दिक्कत होता होगा कि लोग अब इन लोगों का आदत एकाएक तो छूटेगा नहीं, एकाएक बदलाव तो होगा नहीं कि आज नियम लागू हो गया, पूरा जितना भी नियम था वो खत्म, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब आज से हम ये नियम पारित कर रहे हैं कि आज से ये जो ब्राह्मण के लोग हैं वो ब्राह्मण में ही शादी व्यवस्था करेंगे और वैश्य के लोग वैश्य में ही अपना शादी वगैरह ये सब करते रहेंगे। तो ये चीजें पहले तो नहीं था, अब एकाएक आप उसको बंद कीजिएगा तो वैसा तो बंद होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो उसका खामियां आपको देखने को मिलेगा ही। तो फिर क्या हुआ, अब इस समय वर्ण संकर जाति का उद्भव हो जाता है। अब ये क्या होता है, वर्ण संकर जाति उनको कहा जाता है, ये एक अलग जाति उभर करके आ गए जिनका नाम वर्ण संकर दिया गया। ये कैसे जाति होते थे, तो ये जाति होते थे वैसे ही जैसे कि ब्राह्मण जाति है, ठीक है, और वो ब्राह्मण वर्ण था। ब्राह्मण वर्ण यदि वैश्य के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो वो ब्राह्मण के पुरुष या फिर ब्राह्मण के स्त्री वैश्य के पुरुष या स्त्री से शारीरिक संबंध बनाता है, विवाह करता है, तो वो वर्ण संकर जाति के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा तो उस समय देखने को मिला है, एकाएक तो बदल नहीं सकता ना, तो ऐसा इसलिए इनको अलग जाति करार दे करके अलग बना दिया गया। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब यदि हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो प्राचीन काल से ही आप देखिएगा, हालांकि वैदिक पीरियड में आप देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति सही थी, महिलाओं का स्थिति में कोई दिक्कत नहीं था, सब सही चल रहा था। लेकिन जैसे बुद्ध काल का टाइम आता है, महाजनपद काल का टाइम आता है, उसके बाद से मतलब वैदिक काल के बाद से क्या होता है, जैसी जाति व्यवस्था का मतलब उद्भव होना स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि महिलाओं का जो दर्जा है वो निम्न स्तर का होते जाता है। अब वर्ण व्यवस्था को या जाति व्यवस्था को यदि शुद्ध रखना है, उसके शुद्धता के लिए ये लोग क्या करते थे कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखना चाहते थे। अब पुरुषों के अधीन रखेंगे तभी तो जाति व्यवस्था सही से कायम हो पाएगा, नहीं तो आप समझिए इनका कहना यह है कि यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लड़की से ही शादी करे, ब्राह्मण के लड़का से ही शादी करे, तब उसका जो मतलब उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा तब वो ब्राह्मण ही होगा। लेकिन
यदि वो ब्राह्मण का लड़का है या फिर लड़की है और वो शूद्र के लड़का या लड़की से शादी कर लेती है या क्षत्रिय लड़का लड़की से शादी कर लेती है, तब वो क्या होगा, वो उससे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा उसको हम किस जाति का नाम देंगे, ये बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। वर्ण संकर जाति वैसे कहा तो गया, लेकिन जाति व्यवस्था में 4 ही ये लोग मान रहे थे कि नहीं 4 ही जाति रहेगा, वर्ण संकर हमने है। लेकिन इसकी शुद्धता को यदि बनाना है, वर्ण संकर जाति को खत्म करना है और वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं, इसको यदि इसकी शुद्धता को बनाना है तो हमको ये जो व्यवस्था है ना, इसको तोड़ना होगा। ये जो व्यवस्था चल रहा है इसको तोड़ना होगा, इसको खंडन करना होगा। तो इसलिए क्या करना है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दो। पुरुषों, अब एक बार इससे शादी हो गया तो फिक्स हो गया, अब आप किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, ऐसा फिक्स हो गया पूरा। तो ये व्यवस्था चल रहा था, तो महिलाओं को यहां पर वस्तु के भांति देखा गया है। अब देखिए, मतलब यहां पर महिलाओं को ज्यादा मतलब दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर महिलाओं की स्थिति नीचे गिरते हुए दिख रहा है, इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, समझे। देखिए, किसी जाति व्यवस्था में किसी न किसी जाति का समय के अनुसार दर्जा ऊपर हो जाता है और किसी जाति का समय के अनुसार दर्जा नीचे गिर जाता है। तो ऐसा प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है। ये तो प्राचीन काल में ऐसे चल रहा है। जब मध्यकालीन जो काल है उसके अंदर आप आते हैं, मिडाइवल काल के अंदर आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। अब मध्यकालीन काल में क्या हुआ था, मुस्लिम जब आगमन हुआ मुस्लिम लोगों का, तो मुस्लिम लोगों का जब भारत में आगमन हुआ तो भारतीय समाज के जो लोग होते थे, जो समाज सुधारक थे, उनका ये उम्मीद था, भारत के लोगों का ये उम्मीद था कि हो सकता है अब जाति व्यवस्था भले ही समाप्त न हो लेकिन कमजोर तो अवश्य हो जाएगा। ऐसा उम्मीद था, ऐसा आशा था। ऐसा क्यों था भाई, मुस्लिम आएगा तो क्या कर देगा, भारतीय समाज को कैसे चेंज कर देगा, ये एक क्वेश्चन बनता है ना। देखिए, मुस्लिम समाज में उस समय क्या था कि मुस्लिम समाज जो है उनका आधार था, इस्लाम का आधार था कि वो मिल्लत या बंधुत्व का आधार रखते थे। मिल्लत, देखिए इस्लाम जो है वो मिल्लत या बंधुत्व का आधार मान करके चलते थे। देखिए, मिल्लत या बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारे का भाव, दोस्ती का भाव मान करके चलते थे, सब लोग एक है, इस तरीके से। क्लियर है। दूसरा, इन लोगों का नारा भी था, इस्लाम लोगों का नारा क्या था, नारा था एक धर्म होना चाहिए। ठीक है, एक धर्म। इस्लाम का नारा क्या है, आप सुने हुए होंगे कि मध्यकाल के टाइम में इस्लाम का नारा क्या था, एक धर्म, एक जाति, इस तरीके से। और ठीक है, एक धर्म होना चाहिए, एक जाति होना चाहिए, मतलब हम एक हैं और हम दो नहीं हो सकते। ये मिल्लत का भाव था, ये बंधुत्व का भाव था इस्लाम के अंदर। अब जब इस्लाम के अंदर एक धर्म होना है, एक जाति होना है, ऐसा भाव है, और इस्लाम यानी मुस्लिम लोग हमारे समाज पर मतलब शासन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लोगों को ये उम्मीद जगा कि हो सकता है अब हमारे सामाजिक व्यवस्था में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी हमारा सामाजिक व्यवस्था चाहे तो समाप्त हो सके, लेकिन यदि समाप्त नहीं भी होगा तो कमजोर तो जरूर हो जाएगा। ये आधार था इनका, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि हम लोग एक जाति को मानते हैं, आप भी एक जाति को मानो, आपके पास 20 गो जाति नहीं होगा। मतलब कई सारे डाइवर्सिटी से जाति में तो ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर ना विपरीत स्थिति देखने को मिलता है। यहां पर क्या स्थिति देखने को मिलता है, यहां पर स्थिति देखने को मिल रहा है क्या कि भारतीय समाज का जाति व्यवस्था कमजोर तो नहीं हुआ, वो और मजबूत हो गया, और जो मुस्लिम समाज का, जो इस्लाम समाज का जो नारा था, जो मिल्लत का भाव था, वही बदल गया। वो भारत के जातीय व्यवस्था में समाहित हो गया।
अब ये कैसे कर सकते हैं, तो उसी समय जो मान लेते हैं ये एशिया महादेश है, तो ये पश्चिमी एशिया है, ये मध्य एशिया है, ये दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, सब इस्लाम जो है अलग अलग हो गए। इनके अंदर ही ये प्रवृत्ति देखा जाने लगा कि इस्लाम ही अलग हो गया। इस्लाम के अंदर ही ये इधर मध्य एशिया के इस्लाम अलग हो गए, दक्षिण एशिया के इस्लाम अलग हो गए, पश्चिम एशिया के इस्लाम अलग हो गए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारा जाति व्यवस्था एक होगा, थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, और मजबूत हो गया, और जो आया था जिस पर उम्मीद कर रहे थे वही टूट गया, वही विभाजन हो गया, उसी का विभाजन हो गया। तो इतना प्रबल मतलब जाति व्यवस्था देखने को मिलता है। फिर यदि हम आधुनिक काल में देखते हैं तो ब्रिटिश काल के अंदर, तो ब्रिटिश शासन में आप देखिएगा तो जाति व्यवस्था और तेजी से मजबूत होता है। और यहाँ तक कि जैसे देखिए ब्रिटिश शासन काल में कई सारे धर्म सुधारक, समाज सुधारक लोग आए, आप पढ़ेंगे भी, कई सारे लोग आए, इन पर आंदोलन भी किया कि समाज की बुराइयों को हम खत्म करेंगे। कई सारे आंदोलन हुए, इनका मतलब बहुत सारे चेंजिंग करने का उम्मीद लेकर के आए और बदलने की कोशिश की है, लेकिन और भी मजबूत हो गया। ब्रिटिश काल में भी जाति व्यवस्था क्यों मजबूत हुआ, अब देखिए, और एक तो और मजबूती का कारण ब्रिटिश शासन के काल में ही जाति के आधार पर जनगणना करवा दिया गया। ब्रिटिश काल में जाति आधारित जनगणना हो गया। जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश शासन काल में करवा दिया गया, और इसका रिपोर्ट जब दिखाया गया तो सब जाति कहा कि अब हमारा जाति इतना कम है, हम इसको ग्रोथ करवाएंगे। जिसका ज्यादा है वो कह रहा है कि बस इतना ही, हम और चाहिए। तो ये जाति व्यवस्था और प्रबल रूप से देखने को मिल जाता है ब्रिटिश काल के अंदर। तो ये पूरा मैटर आपको शायद समझ में आ गया होगा, सामाजिक ढांचा, कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था से लेकर के पहले वर्ण रंग को माना जाता था, फिर वो व्यवस्था में तब्दील हुआ, और उस व्यवस्था से फिर धीरे धीरे जाति व्यवस्था में तब्दील हुआ, और जाति व्यवस्था धीरे धीरे करके इतना प्रबल हो गया कि अभी उसको पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्या है इसका लिमिटेशन, कुछ पता नहीं है। तो ये जाति व्यवस्था था, ये पूरा सामाजिक व्यवस्था था हमारे पूरे भारतीय समाज का, भारतीय इतिहास का ये सामाजिक व्यवस्था। आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कहीं पर दिक्कत हो, कहीं पर नहीं समझ में आया, तो आप उसको फिर से प्ले करके देखिएगा, फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का क्लास बस यहीं तक है, और कल की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सामाजिक संरचना तो हो गया, सांस्कृतिक संरचना को समझें, थोड़ा सा आधुनिक काल को समझें, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।